हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुड। तो बेटा, आज जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स के। देखिए, आप ये समझ पा रहे होंगे अब तक कि मैं आपको बढ़िया न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। और होता है कई बार ऐसा कि कई बार इतनी जल्दीबाजी में हम होते हैं कि न्यूमेरिकल्स कम हो पाते हैं, लेकिन अब हमारे पास अच्छा मौका है। और मैं ये कहूंगा कि बेटा, मैं अलग अलग सेगमेंट चुन रहा हूँ। एक बार मैंने सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल लिए, फिर एक बार मैंने डायलेक्ट्रिक स्लैब के न्यूमेरिकल्स लिए, इसके बाद अब मैं जो ले रहा हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ले रहा हूँ, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मिक्स्ड हॉट क्वेश्चन लूंगा, जो हायर ऑर्डर क्वेश्चन है, जिनका डिफिकल्टी लेवल सीरियसली बहुत अच्छा होता है। उनमें से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। लेकिन जो बेसिक हमें चाहिए होता है, जो बेस तैयार होना होता है, उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हमने पढ़ लिया, डायलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैपेसिटर कैसे यूज किए जाते हैं वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के ऊपर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो यहां से आपके कुछ कंसेप्ट बिल्ड होंगे, पता लगेगा कि किस तरीके से चीजों को सॉल्व किया जाता है। ठीक बेटा, तो चलिए इसी सीक्वेंस में सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं और उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से किया जाएगा। ओके, यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं हम कि बेसिक क्वेश्चन क्या रहेगा। बिल्कुल बेस से आपको शुरू करना चाहिए ताकि ये पता लगे कि एग्जैक्टली फॉर्मूला इजीली कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। 800 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, तो क्या मिल गया हमको? कैपेसिटेंस मिल गया 800 पीएफ, पिकोफैरेड, चार्ज बाय अ बैटरी विद 100 वोल्ट। 100 वोल्ट की बैटरी आपको दे रखी है। ओके, आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, यानी कि फाइनली क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गई बैटरी, डिस्कनेक्टेड। ये याद रखना है कि बैटरी डिस्कनेक्ट हुई है, डिस्कनेक्टेड। द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर था आपके पास, ये जो मेरे पास कैपेसिटर था पहले, जो 800 पिकोफैरेड का था, क्या किया? सबसे पहले आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, और बैटरी कितने वोल्ट की थी? 100 वोल्ट की। इसको कंप्लीट चार्ज कर दिया, जितना ही चार्ज हो सकता था। तो यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे हो गया। और व्हेन इट इज कंप्लीटली चार्ज्ड, तो फिर उसको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको कंप्लीट चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट करता हूं तो चार्ज विल रिमेन सेम। आपने डिस्कनेक्शन में लिखा था कि चार्ज सेम रहता है, और चार्ज अगर सेम रहेगा, क्यों चार्ज क्यों सेम रहेगा? क्योंकि यहां से लेकर बाहर चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया इसको। और फिर ये तो फर्स्ट केस था कि इसको आपने कनेक्ट किया था, और सेकंड केस में इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करके आपने दूसरे कैपेसिटर C2 के साथ कनेक्ट कर दिया। C1 आपको 800 पिकोफैरेड दे रखा था, पहला कैपेसिटर, और दूसरा कैपेसिटर भी आपके पास 800 पिकोफैरेड था। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है? पहली इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल है कि पहले वाला जो कैपेसिटर था इसकी वोल्टेज V थी, लेकिन सेकंड वाला जो कैपेसिटर था इसकी वोल्टेज 0 थी। इनिशियली 0 थी। क्यों 0 थी? बिकॉज इट वाज नॉट कनेक्टेड टू बैटरी। अब ये कैपेसिटर वहां से यहां से इनिशियली ये 0 पे था, इनिशियली ये 100 वोल्ट पे था। जब मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा तो ये उसके ऊपर तब तक डिस्चार्ज होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। तो ध्यान रखना, एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया, उसके साथ दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, और ऑब्वियसली आपने कैपेसिटर कैसे कनेक्ट किया होगा? पैरेलल में कनेक्ट किया होगा। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, क्योंकि इसकी ये प्लेट इस प्लेट से कनेक्टेड है और ये प्लेट इस प्लेट से कनेक्टेड है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसी के लिए हमने कॉमन पोटेंशियल कंसेप्ट निकाला है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उससे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं आप रिपीट कर दूं कि हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। आपसे पूछा था व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले देख लें कि हमारे पास कॉमन पोटेंशियल क्या है। कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास, दिस इज C1, दिस इज V1, और C2 कितना है हमारे पास? 800 पिकोफैरेड का दूसरा कैपेसिटर है हमारे पास, और V2 कितना था? इनिशियली इट वाज एट 0। ठीक है, अब देखो कॉमन पोटेंशियल, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। C1 की वैल्यू थी मेरे पास 800 पिकोफैरेड,
800 इंटू 10 टू द पावर -12। पिको फैरेड का मतलब होता है 10 टू द पावर -12 फैरेड। C1 की जगह मैंने लिख दिया 800 इंटू 10 पावर -12। V1 कितना है मेरे पास? V1 था 100 प्लस C2 वो 800 पिको फैरेड ही था और इनटू वोल्टेज थी 0। V2 मेरे पास 0 था, तो ये टर्म मेरे पास 0 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और लिख दूं ऐसे 800 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 0 होल अपॉन C1 प्लस C2। 800 10 पावर -12 प्लस 800 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, C1 C2 बिल्कुल बराबर थे। अब ये पार्ट तो 0 हो गया, तो क्या बचा मेरे पास? 800 इंटू 10 टू द पावर -12, बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इजी रहेगा। 100 आ गया ऊपर ये, और यहाँ पे हमारे पास कितना था? 2 इंटू, दोनों सेम थे, 2 इंटू 800 इंटू 10 पावर -12। मैंने जानबूझ के इसको ऐसे लिखा है कि कैलकुलेशन हमारी इजी रहेगी। तो अब क्या आता है? 800 10 पावर -12 से 800 10 पावर -12 कैंसिल हो जाता है, नीचे बचा सिर्फ 2 और ऊपर क्या बचा? 100। तो अब क्या आया? 100 अपॉन 2 दैट इज 50 वोल्ट। ये जो 50 वोल्ट निकला, ये निकला कॉमन पोटेंशियल। ये वो वोल्टेज होगी जो कि इन दोनों की सेम हो जाएगी, यानी कि ये 100 वोल्ट का था, ये 0 वोल्ट का था। जब इसको आप इससे कनेक्ट करेंगे तो ये तब तक उसके ऊपर डिस्चार्ज हो जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन 50-50 ना हो जाए। ठीक है बेटा, राइट। चलिए अब देखते हैं क्या निकालना था। एनर्जी स्टोर्ड निकालना था इन कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन की वोल्टेज तो ये आ गई जिसको हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। अब कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस क्या है? ये दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। देखो देख के लग रहा है सीरीज, बट एक्चुअली दे आर पैरेलल। ये प्लेट इससे कनेक्टेड है और ये प्लेट इससे कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कॉम्बिनेशन क्या आता है? C = C1 + C2। ठीक है, तो चलिए अभी लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन वो क्या थी हमारे पास? U = हाफ, फॉर्मूला होता है Cp × V², यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस इनटू V। V क्या था हमारे पास? कॉमन पोटेंशियल। तो Cp की जगह मैं सीधा C1 + C2 यहीं रख देता हूं, C1 + C2 × V²। अब वैल्यू पुट कर दें इसकी। When you substitute the values, half C1 की वैल्यू थी 800 × 10 टू द पावर -12, C2 की वैल्यू भी इतनी थी 800 × 10 टू द पावर -12। फिर V², वोल्टेज कितनी थी हमारे पास कॉमन पोटेंशियल की? अभी आपने निकाला 50, तो आएगा 50 का स्क्वायर। तो अब क्या करें? ये आ जाएगा 2 × 800 × 10 टू द पावर -12 अपॉन में 2 तो ये था ही, और इनटू 50 का स्क्वायर हो गया 2500। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 25 8 जा कितना हो गया? 200। तो 2 0 ये रहे, 2 0 ये रहे, 4 हो गए। तो अब क्या आ जाएगा? 200 25 × 8 = 200 इंटू 10 टू द पावर 4 ये रहा, और 10 टू द पावर -12 ये रहा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -8 और ये 2 × 10 टू द पावर -6 जूल। दिस इज एनर्जी। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। बस ध्यान रखना क्या कि क्या एक कॉमन बात है, क्या एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी एक चार्ज कैपेसिटर को आप दूसरे कैपेसिटर के पास लगाते हैं जो अनचार्ज था, या जितना भी उसका चार्ज हो, बस बैटरी का सोर्स हट जाना चाहिए। मतलब एक बैटरी के सोर्स से मैंने एक कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर बैटरी को हटा दिया, और उस कैपेसिटर को मैंने किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ लगा दिया। तो इन दोनों कैपेसिटर की एक दूसरे के ऊपर डिस्चार्जिंग तब तक चलती रहेगी, कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अब बात करेंगे, थोड़ा सा ऊपर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे करके थोड़ा सा बढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा ऑर्डर बढ़ाएंगे, और आप वैरायटी सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। और ठीक है, देखिए यस। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे
बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, एक डायग्राम दे रखा है आपको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पेशेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दीबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, सो वी हैव गिवन अ बैटरी, ये था हमारे पास, एक 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, एक मेरे पास 12 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, और एक मेरे पास 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये दे रखा है। तो वी हैव गिवन 3 कैपेसिटर्स, ठीक है, एक बैटरी है। अब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ढंग से सुनिएगा। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज E। ये जो 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये इसकी एनर्जी E है, सिर्फ 6 वाले की, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड फर्स्ट पार्ट एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। पहला तो ये पूछा आपसे, ठीक है, ये आपको दे रखा है 6 माइक्रोफैरड वाले का। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। मैं चाहता हूं कि पहले आप क्वेश्चन जान लेंगे एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, फिर सोचेंगे सॉल्यूशन कैसे करना है। एंड थर्ड वन इज टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, ये था हमारे पास टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। तो सबसे पहली बात है प्लानिंग करना। देखिए, अगर आपने जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी तो काफी गलतियां होंगी, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी लगते हैं लेकिन वो होते डिफिकल्ट हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन इजी होते हैं। ये क्वेश्चन देखने में इजी है लेकिन इतना इजी है नहीं, और वो इसलिए इतना इजी नहीं है क्योंकि इसके पीछे जो कंसेप्ट लग रहे हैं वो बड़े अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मूला लगाना अलग बात है, मेन बात है कि फॉर्मूले को अप्लाई कब किया जाएगा, किस तरीके से, वो इंपॉर्टेंट है। तो ढंग से देखिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ये आपको निकालना था पहला पार्ट ये, तो मैं इसी पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं फिलहाल। इसकी एनर्जी दे रखी है E, सिर्फ इतने की एनर्जी E दे रखी है, और आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि इस वाले की 12 माइक्रोफैरड वाले की एनर्जी बताओ, ये पूछा है, ठीक है। और क्योंकि एनर्जी आपको E की फॉर्म में दे रखी है तो आंसर भी E की फॉर्म में ही आएगा, उसी सिंबल की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब वो कैसे आएगा चलो देखते हैं। तो फिलहाल मैं अपने कंसंट्रेशन को अच्छा करने के लिए, और जैसा कि प्लानिंग होती है, सेकंड और थर्ड पार्ट को फिलहाल भूल जाओ, फर्स्ट पार्ट की तरफ ध्यान लगाओ। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो सकती है, पहले मैं बेसिक चीज जान दूं सर्किट की। यहां 6 माइक्रोफैरड पे जितनी वोल्टेज होगी ना, उतनी ही वोल्टेज मेरे पास 12 माइक्रोफैरड पर होगी। क्यों? दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना है। क्या पहली बात थी जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि द वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड इज इक्वल्स टू द वोल्टेज अक्रॉस 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर बिकॉज़ दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और क्या पता होना चाहिए, इन दोनों का जो टोटल चार्ज होगा वो चार्ज इसके इक्वल होगा, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज रिमेन्स सेम, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम कैसे कैसे इसको कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं एनर्जी स्टोर्ड, सॉल्यूशन पे आते हैं। ढंग से देखना है एक चीज, एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, वो गिवन है आपको E, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ CV²। एक्चुअली तो फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें मुझे क्या क्या पता है, मुझे C तो पता है 6 माइक्रोफैरड, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। देयरफॉर E इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6, और वोल्टेज आपको पता नहीं है क्वेश्चन में, तो V को V छोड़ दो, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो मेरे पास V² कितना निकल के आता है, यहां से V² आता है E अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये मेरे पास V² आया। V निकालने का फायदा नहीं है क्योंकि V² की ही जरूरत पड़ने वाली है, और V अगर मैं निकालूंगा तो डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि 1/3 या तक रूट E करोगे, मतलब कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा, कोई फायदा उसका है नहीं।
और वी स्क्वायर को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं आगे, इसलिए मैंने इसको वी स्क्वायर की फॉर्म में छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो मेरे पास निकल के आ गया। अब मैं बात करता हूं 12 माइक्रोफैरेड की एनर्जी कितनी आएगी। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, वो क्या आएगी, जो भी एनर्जी है मैं इज इक्वल टू लिखता हूं, इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और इसका सी कितना था 12 माइक्रोफैरेड इंटू वी स्क्वायर। वी की जगह तो मैं वी ही रखूंगा ना, क्यों रखूंगा वी की जगह वी, क्योंकि इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज तो सेम है। तो अब क्या करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, तो इससे ही कैंसिल हो गया, तो अब क्या इज इक्वल टू कितना आ गया 6, ये 12 इंटू 10 हमारा 6 था, माइक्रोफैरेड था। ठीक है, 6 बचा यहां से, 6 इंटू 10 पर हमारा 6 इंटू वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की जगह मुझे क्या पुट करना है, ये पुट कर देना, ई अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -6, सीधा सीधा यूज हो गया वी स्क्वायर की जगह। तो अब क्या आता है, ये कैंसिल हो गया, 3 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, तो क्या आता है 2e। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज 2e। ये आपका पहला आंसर था, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। तो सीधा सीधा हमने क्या किया, 6 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर की एनर्जी आपको ई दे रखी थी, ई कट ऑफ सी स्क्वायर लगाया, इसके कैपेसिटर की वैल्यू रख दी, और फिर वी स्क्वायर आपके पास ये आ गया। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर चाहिए, तो उसमें हमें हाफ सी वी स्क्वायर चाहिए, सी पता है इसका, वी स्क्वायर क्योंकि इसका और इसका वोल्टेज सेम है, इसलिए यहीं से वी स्क्वायर सीधा सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फाइनली आपके पास आंसर 2e आ गया। जब ये e था तो ये 2e आएगा, मतलब e की फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में जरा देखें, मैं सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो चलिए जी देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। हाँ जी, तो कैसे प्लान करें इसको, 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे एनर्जी चाहिए, इस पे आप E निकाल चुके हो, इस वाले पे एनर्जी आपने निकाल ली 2E, इस पे एनर्जी पूछ रहे हैं। तो अब एक बात की तो समस्या है, समस्या इस बात की है कि इन दोनों की वोल्टेज तो सेम थी, इसलिए मैंने इसकी वोल्टेज को यहां पुट कर दिया, लेकिन इन दोनों की वोल्टेज इसके बराबर नहीं है क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो अब यहां पर वोल्टेज का कंसेप्ट ना लगा के हम क्या लगाएंगे, हम कंसेप्ट लगाएंगे किसका, कंसेप्ट लगाएंगे चार्ज का। तो देखिए, नाउ एज charge on combination is equal to charge on 3 microfarad capacitor। 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे जितना चार्ज होगा वो इसके बराबर होगा। तो क्या लिखूं मैं, इसका चार्ज कितना आएगा, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का चार्ज कितना आएगा। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = CV। तो इन दोनों के लिए जो चार्ज था हमारे पास उसका कैपेसिटेंस कितना लिखूंगा, वो आएगा CP कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इनटू इन दोनों की वोल्टेज, उन दोनों की वोल्टेज को हमने V मान रखा था, तो Q = CV लिख दिया मैंने यहाँ पे। और अब इसका चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज मेरे पास है चार्ज = कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। कैपेसिटेंस कितनी थी 3 माइक्रोफैरेड, चलो उसको मैं C लिख देता हूं, और वोल्टेज वो आपको पता नहीं, उसको V1 मान लेते हैं। इसकी वोल्टेज थी V और इसकी वोल्टेज थी V1, इन दोनों में मिला के चार्ज Q था, तो इन दोनों में चार्ज था Q1। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि Q = Q1, तो Q की जगह लिखा CPV और Q1 की जगह लिखा CV1। तो बहुत सीधी सी बात है, दोनों के चार्ज को इक्वेट करना था, तो इसका चार्ज = इसका कैपेसिटेंस इनटू इसकी वोल्टेज, इसका चार्ज = इसकी कैपेसिटेंस इनटू इसकी वोल्टेज। तो अब क्या है मेरे पास CP × V। CP इज व्हाट, CP कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये 6 है और ये 12 है, तो मैं 6 + 12 माइक्रोफैरेड यानी कि 10 टू द पावर -6 कर देता हूं। वोल्टेज V रहने दो इसको, कोई बात नहीं, C
इस वाले कैपेसिटेंस पता है हमको 3 माइक्रोफैरड 3 × 10⁻⁶ और वोल्टेज V1 हमको पता नहीं। तो क्या होगा, अब ये होगा कि ये आ गया हमारे पास V1 कितना निकल के आता है, V1 क्योंकि मुझे इसकी एनर्जी चाहिए तो मुझे इसका V1 चाहिए। V1 कितना निकल के आता है 6 + 12 is 18 × 10⁻⁶ V अपॉन 3 × 10⁻⁶ कैंसिल करेंगे तो आएगा 6V। तो इसका वोल्टेज इनकी वोल्टेज का 6 टाइम्स है, ये निकल के आया। अब इसकी वोल्टेज मैं निकाल चुका हूं तो मुझे इसकी एनर्जी निकालनी थी। मैं वोल्टेज क्यों निकाला था, क्योंकि फॉर्मूला है एनर्जी का U = ½CV²। इसकी कैपेसिटेंस तो मुझे पता है लेकिन इसकी वोल्टेज नहीं पता, तो वोल्टेज हमने निकाली है, V की फॉर्म में आ गई, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। अब देखो नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। लिख देता हूं यहां पे U = ½ C1, इसको हमने C1 मान लिया था, या जो भी करके आप मान ले इसको C1 V1²। तो C1 कितना है हमारे पास 3 × 10⁻⁶, V1 कितना है, V1 हमने निकाला है 6V, तो 6V² आ जाएगा। तो कितना आता है ½ × 3 × 10⁻⁶ × 6V², 36V² आ गया। और V² की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, V² की वैल्यू तो हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, बस वही पुट करनी है आपको। तो अब देखिए क्या आता है। नाउ U = ½ बल्कि हाफ से इसको मैं कैंसिल अगर कर दूं तो मेरे पास आता है 2 से 36 कट करेंगे 18 आएगा, 18 3 आ जाएगा 54, 54 × 10⁻⁶ V² की वैल्यू क्या पुट करी थी हमने, E अपॉन कितनी थी फर्स्ट पार्ट में, E अपॉन 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶, ये थी वैल्यू V² की। तो अब क्या हुआ बेटा, अब देखो 10⁻3 से ये कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो U = आ गया 18E, 18E बचा। सेकंड पार्ट ओवर। आपको पूछा था कि व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन दिस। अब थर्ड पार्ट बहुत इजी है। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में पूछा था कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड, लॉ ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। बैटरी के पास कितनी एनर्जी थी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि जितनी भी एनर्जी बैटरी की होगी वो इन सब के सम के बराबर होगी, वो इन सब में चली गई। 6 माइक्रोफैरड पे E निकल गई थी एनर्जी, 12 माइक्रोफैरड पे 2E थी, और यहां पे हमने कितनी निकाली है, इस वाले पे, इस पे निकाली है 18E, ये निकालना हमने सर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी या टोटल एनर्जी ऑफ बैटरी, टोटल एनर्जी ऑफ बैटरी = इसका था E प्लस इसका था 2E प्लस उसका था 18E, तो टोटल मिला के सॉल्व करके हमारे पास आ गया 21E। 21E एनर्जी हमने सप्लाई करी है, तो इतनी एनर्जी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखना बच्चे, क्वेश्चन जो था, ठीक है, वो ट्रिकी था थोड़ा सा। मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन देखने में तो इजी था लेकिन सॉल्व करने में इतना इजी नहीं था। इजी का मतलब कोई टिपिकल कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन सोचने का जो तरीका होता है उसके लिए आपको प्लान करना पड़ता है कैसे करेंगे इसको, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो पाते हैं। ठीक है बेटा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आपको ट्राई करना है उसको, 1 मिनट का टाइम दूंगा, सोचिएगा उसके बारे में, फिर मैं उसको सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, और इस बात की टेंशन आप बिल्कुल ना ले कि अरे सर आप तो कर रहे हैं इसको, हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, सिर्फ गेम है प्रैक्टिस का और कुछ नहीं। प्रैक्टिस अच्छी रखिए, सारी चीजें सही होंगी। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन लिख दूंगा, ढंग से सुनिएगा। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं ज्यादा, आप इसको ट्राई करेंगे तो हो सकता है।
पहले मैं डायग्राम बना दो बेटा, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें आपको कैसी दे रखी है, और क्वेश्चन रीड करूंगा आपके लिए तो आप समझ पाएंगे इसको। ये दे रखा है आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर, और ये आपको दे रखी है डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, और ये 2000 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है। पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर बेटा बिल्कुल वैसे जैसे कि बेल होती है ना, कि आपने बेल बजाई उसका ट्र करके आवाज आ रही है, यानी बेसिकली इट इज की। ये एक ऐसी की है कि इसको मैं क्लोज करूंगा तो आगे करंट जाएगी, ठीक है ना, इसको टैप कर सकते हैं, टैपिंग ये बोल सकते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखी होगी, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, उसके अंदर इसके डिस्चार्ज होने की वजह से अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, करंट जनरेट हो सकती है कुछ और, या फ्लैश आ सकता है, बहुत सारी चीजें लाइक अ बल्ब, ये समझ लीजिए, ठीक है। और ये था 2000 माइक्रोफैराड, और ये 1.5 वोल्ट की आपको बैटरी दे रखी है। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ढंग से सुनिएगा और ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ये बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। डायग्राम देखने में भयंकर लग रहा है लेकिन क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन था इन अ कैमरा फ्लैश सर्किट, ये कैमरा फ्लैश सर्किट है, यानी कि जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, कैमरे में क्लिक करते हैं तो इसका क्या होता है, फ्लैश जो होता है ऐसे चमकता है, ठीक है। तो इन अ कैमरा फ्लैश सर्किट a 2000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय a 1.5 वोल्ट सेल, ठीक है। 2000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 1.5 वोल्ट सेल। When a flash is required, the energy stored in the capacitor is discharged by the mean of trigger through the discharge tube in 0.1 millisecond. हुआ क्या, आपने इसको सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज किया, और कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद जैसे ही आपने इसको ट्रिगर को दबाया तो क्या होता है, फ्लैश आता है। और वो टाइम कितना है उसके लिए, उसके लिए फ्लैश को जो टाइम दे रखा है आपको, दैट इज 0.1 मिलीसेकंड, 0.1 मिलीसेकंड, एमएस लिख देते हैं, ठीक है। स्मॉल एम का मतलब होता है मिली, दैट स्टैंड्स फॉर मास 3। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द पावर ऑफ द फ्लैश। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट पूछा है पावर ऑफ फ्लैश। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला यू इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर है, जैसा होता है वो आपको देखना है, कैसे लगाना है बहुत इजीली लग जाएगा। और पावर निकालने का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम। अब दोनों चीजें मैंने हिंट दे दी हैं, फटाफट 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर निकालिए, ठीक है। फिर मैं इसका आंसर निकालूंगा और क्रॉस चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। ट्राई करिए बेटा। हाँ जी, आए किसी सोल्यूशन के ऊपर? नहीं, चलिए हो सकता है कि एक पार्ट हो गया होगा, सेकंड पार्ट भी आप अप्रोच कर रहे होंगे, वो भी हो जाएगा थोड़ी देर में, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बच्चे सीधी सीधी बात है, मुझे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना है, तो ये सारी की सारी वोल्टेज यहां पहुंचेगी, बिकॉज दिस बैटरी इज कनेक्टेड विद दिस एंड दिस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं, लेकिन जब आप इसको ऑफ करके रखेंगे तो प्रॉब्लम वैसे भी खत्म हो गई। अगर मैंने इसको ऑफ कर रखा है तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, चार्ज ही नहीं जाएगा, तो सारा का सारा वोल्टेज जो है वो सिर्फ कैपेसिटर के पास आएगा। तो सिर्फ ये सर्किट काम कर रहा होगा जब तक आपने इसको ऑफ कर रखा है। तो मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ CV स्क्वायर, और सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपेसिटेंस थी आपके पास 2000 माइक्रो, माइक्रो मींस 10 to the power -6, ठीक है।
इतना फेरेड था और वोल्टेज दे रखी थी आपको 1.5, उसका स्क्वायर भी आएगा, ध्यान रखें कई बार छूट जाता है, स्क्वायर करना भूल जाते हैं। तो ये तो इससे कट के 1000 आ गया, तो कितना आया हमारे पास 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, 10 to the power -6 और 10 to the power 3, तो 10 to the power -3 बचा, तो U इज इक्वल टू दिस मच जूल। ये हुआ आपका पहला आंसर, ये आप चेक कर सकते हैं, आपका पहला आंसर ये होना चाहिए। ठीक है बेटा, राइट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है पावर निकालनी है आपको। तो पावर के लिए मैंने आपको बताया बहुत सिंपल सी बात है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये होता है। और यहां पे वर्क डन का मतलब है एनर्जी, तो एनर्जी हमारे पास थी U 2.25 इंटू 10 to the power -3 अपॉन टाइम कितना है, टाइम है 0.1 मिली सेकेंड, यानी कि 0.1 इंटू 10 to the power -3 कितने सेकंड, यानी कि 10 to the power -4 सेकंड लिख लो इसको, इजी रहेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। सीधे सीधे 10 की पावर -4 सेकंड आ जाता है, 0.1 को उधर ले जाऊंगा, तो 10 की पावर -4 लिख देता हूं सीधा। तो अब क्या सॉल्व करके आया 2.25, इसको जब ऊपर ले जाएंगे, चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहां लिखता हूं, तो पावर निकल के आ गया 2.25 इंटू 10 to the power -3, और ये ऊपर जाके क्या हुआ जाएगा -3 + 4, तो कैसा आ गया 2.25 इंटू 10 to the power 1, दैट मीन्स 22.5, और पावर आएगी किस में, पावर आएगी वॉट में। ये था आपका फाइनल आंसर। तो पावर बिल्कुल सीधे तरीके से निकलना था, वर्क डन अपॉन टाइम से निकलना था, ये एनर्जी अपॉन टाइम से निकलना था। एनर्जी हमारे पास हाफ CV² है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, टाइम की वैल्यू आपके पास थी, वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो न्यूमेरिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है। न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स ठीक लगेगी, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स बहुत ऊपर ऑर्डर की लगेगी, वो लगेगी तो 10th क्लास की मैथमेटिक्स, लेकिन हाँ कैलकुलेशन में दम है, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, चलिए यस, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं बेटा, और जो इसकी इंफॉर्मेशन है गिवन वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको ढंग से सुनिएगा। Two capacitors of unknown capacitance C1 and C2 are connected first in series and then in parallel। तो बेसिकली दो कैपेसिटर हो गए मेरे पास, C1 and C2, they are first connected in series, तो पहले सीरीज कनेक्शन में, और बाद में इन दोनों को हमने पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया है, तो ये हो गया इनका पैरेलल कनेक्शन। दिस इज C1, दिस इज C2, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट, पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर रखा है विद अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। दोनों केस में जो बैटरी लगा रखी है आपने, अब बैटरी कैसे लगेगी, बैटरी सीधे सीधे यहां जोड़ सकते हैं आप, ऐसे 100 वोल्ट आ गया, इसमें बैटरी यहां जुड़ जाएगी 100 वोल्ट, दिस इज बैटरी, ये पॉजिटिव नेगेटिव 100 वोल्ट, 100 वोल्ट की बैटरी दोनों में लगी हुई है। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉम्बिनेशंस इज, एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉम्बिनेशन, फर्स्ट केस में जो एनर्जी है, यानी कि मैं लिखता हूं एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज, वो आपको दे रखी है 0.045 जूल, एंड इन पैरेलल इट इज 0.25 जूल, ये दे रखी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉम्बिनेशंस इज 0.045 and 0.25 joule respectively, determine the values of C1 and C2। आपको C1 बताना है कितना आएगा, C2 बताना है कितना आएगा। Also calculate the charge on each capacitor in parallel combination। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, ये दोनों केस में थे, तो इस केस में आपको चार्ज Q1 और Q2 बताना है, ये भी बताना है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक रफ स्केच मैंने बना लिया कि चीजें क्या क्या पूछी गई है, तो ध्यान रखना चार्ज स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा गया है C1 और C2 पे, तो सीरीज नहीं सॉल्व करना। ओके, अब आपको सोचना है कि इसको कैसे कैसे किया जाए, क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको चलना है। अब देख लेते हैं कि इसको कैसे लिंक किया जाएगा।
मुझे एक सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है। दोनों ही केस में कॉमन बात क्या है कि कैपेसिटर्स वही हैं, C1 C2 जो मैंने यहाँ जोड़ रखे हैं, सेम कैपेसिटर C1 C2 आर हियर। फिर मुझे क्या दे रखा है, फिर एनर्जी दे रखी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इतनी है, पैरेलल में इतनी है, और आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेट C1 एंड C2। तो कैसे करें इसको, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि आपको एनर्जी दे रखी है तो मुझे एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे, मैं US इज इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर लिखता हूं, बल्कि CSV स्क्वायर। CSV का मतलब कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन इनटू वोल्टेज स्क्वायर। वोल्टेज तो टोटल 100 ही है इस केस में भी और इस केस में भी, तो V की जगह मैं V लिखूंगा, ठीक है। ढंग से देखते हैं ना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस CS की वैल्यू मैं थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट पुट करूंगा उसको। ये होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो C1 C2 आता है, ऊपर C1 प्लस C2 आता है 1/CS, तो CS निकल के आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आती है हमारे पास वैल्यू। तो मैं इस वैल्यू को डायरेक्ट यूज करूंगा, यहाँ पे कुछ हमारा स्टेप बचेंगे, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहां मैं लिखता हूं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, और ये था मेरे पास यूएस की वैल्यू मेरे पास है, यूएस की वैल्यू मेरे पास ये रही 0.045, ठीक है बेटा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और सॉल्व करने का फायदा नहीं, मैक्सिमम आप वोल्टेज के लिए 100 पुट कर सकते हो, लेकिन चलो देखेंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या है, यूपी अगर मैं निकालता हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आती है मेरे पास हाफ Cp इंटू वी स्क्वायर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे पास क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में Cp होता है C1 प्लस C2, सीधा सीधा C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। तो अब जरा इनकी वैल्यू पुट करें। यूपी की वैल्यू थी मेरे पास 0.25, हाफ C1 प्लस C2 नहीं पता हमको, छोड़ दो कोई बात नहीं, V पता है 100। अब आपके दिमाग में बात हो सकती है कि यहां मैंने वोल्टेज की वैल्यू पुट नहीं करी, लेकिन यहां पुट कर रहा हूं। अगर मैं यहां वैल्यू वोल्टेज की पुट भी कर दूं ना बेटा, तो मेरे पास कुछ निकलने वाला नहीं, क्योंकि C1 C2 का मल्टीप्लिकेशन भी है, C1 C2 का एडिशन भी है। लेकिन अगर मैं यहां इसके वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे C1 प्लस C2 मिलेगा, तो चीजें सॉल्व करनी आसान होगी, वो आपको धीरे धीरे करके पता लग जाएगा। तो अब देखो क्या होता है, इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो 0.25 के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.5 आएगा, 0.50 डबल करके अपॉन में 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर को मैं 10 की पावर 4 लिख देता हूं। चलो 100 का स्क्वायर 10,000 लिख देते हैं, बाद में देखेंगे। और ये मेरे पास बचा C1 प्लस C2। तो थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो क्या आता है, C1 प्लस C2। देखो कैलकुलेशन थोड़ी घिनौनी है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, लेकिन मेथड सीखना है। हमेशा जरूरी नहीं कि कैलकुलेशन यही मिले, इजी भी मिल सकती है, लेकिन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। C1 प्लस C2 कितना आता है, 0.4 डेसिमल पीछे 0.0005, 1 2 3 4, यस, इतना आपके पास आया C1 प्लस C2। ओके, इसको अगर माइक्रोफैरेड में लिखना चाहें आप तो 6 0 आगे ले जाइए तो 500 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, वो भी लिख सकते हैं, उससे कैलकुलेशन इजी हो सकती है, ठीक है। चलो वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे, C1 प्लस C2 मेरे पास है, ओके, C1 प्लस C2 मेरे पास है। अब मैं क्या करूं, इस C1 प्लस C2 की वैल्यू अगर मैं यहां रखता हूं ना इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे C1 C2 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे तो बहुत सीधा तरीका मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा इसका। C1 प्लस C2 की जो वैल्यू आ रखी है उसको आप यहां पुट कर दीजिए, वोल्टेज की वैल्यू 100 पुट कर दीजिए, तो फिर आपके पास C1 C2 निकल के आएगा, क्योंकि C1 C2 के अलावा बाकी सबकी वैल्यू आपको पता है। तो इससे C1 C2 कितना निकल के आता है ये मैं आपको बता देता हूं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट C1 C2 एज 0.045 into 10 to the power minus 8 एक्सपोनेंट में 0.045 into 10 to the power minus 8, ये निकल के आया आपके पास, ये C1 C2 निकल गया। मैंने कहा ना कैलकुलेशन में इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, हमें ये सीखना है कि चीजें अप्लाई कैसे करनी है। तो C1 C2 मेरे पास ये निकल के आएगा, मैंने बता दिया कैसे कि C1 प्लस C2 की वैल्यू यहां पुट करिए, वोल्टेज की वैल्यू 100 पुट करिए, तो सिर्फ C1 C2 ही रह जाएगा निकालने के लिए, वो ये निकल के आता है। अब मुद्दा क्या है, हमें तो निकालना है C1 एंड C2 अलग अलग निकालना है,
लेकिन अभी तक हमारे पास C1 प्लस C2 आया और C1 C2 आया, तो इससे हम कैसे निकालें इसको? ये भी फैराड में है और ये भी फैराड में है। चलिए, और वो क्या है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन होता है, बस ये पता होना चाहिए। तो अगर मान लो कि मैं लिखता हूं C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बस यही एक स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए मैथमेटिकली। C1 माइनस C2 के होल स्क्वायर को C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2 लिखा जा सकता है, क्योंकि जब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर मैं माइनस का 4ab आगे जोड़ दूं तो फिर सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और वो इसका फॉर्मूला होता है। तो a माइनस b के होल स्क्वायर को a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab लिखा जा सकता है। ठीक है, सॉल्व करके सेम आते हैं। तो इसको सॉल्व करके हम क्या कर लेंगे, आपको इन दोनों की वैल्यू पता है, मुझे C1 प्लस C2 की भी वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर दो, और फिर 4 टाइम्स मुझे C1 C2 की भी वैल्यू पता है, वो यहाँ पुट कर दो। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास C1 माइनस C2 आएगा, और वो C1 माइनस C2 कितना आ रहा है? C1 माइनस C2 आपके पास निकल के आएगा 0.26 into 10 to the power minus 4। ध्यान रखिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर भी C1 C2 का लिख सकता था, लेकिन मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं कि इसका आंसर ही आएगा, इसका आंसर ही आएगा, क्योंकि आपको वैल्यू रख के पुट करना है। आप जब उसको वैल्यू रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये चेक करना है कि क्या आपके आंसर ही आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके आंसर नहीं आए ना तो आगे सॉल्यूशन गलती आएगा, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। ओके, तो C1 माइनस C2 कितने फैराड आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, बस अब तो इजी है, C1 प्लस C2 इक्वल टू दिस, C1 माइनस C2 इक्वल टू दिस। इसको चाहे तो आप इसी फॉर्म में दोनों को एक जैसा बना सकते हैं, जैसे एक ये बन रखा है, इसको मैं थोड़ा सा और इजी लिख लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं इसी फॉर्म में, अगर लिखना है तो 0.5 into 10 to the power minus 4। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखनी है, पावर हमेशा सेम बनाओ। जब पावर सेम होगी तो इजी रहेगा सॉल्व करना। या तो पावर बिल्कुल हटाओ और डेसिमल की फॉर्म में लिख दो पूरा, या फिर एक्सपोनेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए, तब इजी रहता है सॉल्व करना। अब सीधा सीधा C1 प्लस C2 की वैल्यू जो मैं यहाँ रख के इन दोनों को आपस में सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, तो C1 निकल के हमारे पास आता है, C1 सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 0.38, सॉरी C1 हमारे पास आंसर आएगा 0.38 into 10 to the power minus 4 farad, and C2 हमारे पास आएगा 0.12 into 10 to the power minus 4 farad। ये निकल के आएगा। ठीक है, अब बेटा आपसे ये पूछा था, एक चीज और पूछी थी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पार्ट और था, ये भी ध्यान रखना। तो सेकंड पार्ट जो हमारे पास था, अभी इजी है, ये मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मुझे चार अगर बताना है इसका तो क्या लिखूंगा, Q1 is equal to C1 into V। अब C1 मुझे पता है 0.38 into 10 to the power minus 4, और वोल्टेज कितनी है, वो 100 रहेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। और Q2 हमारे पास आएगा C2V, C2 हमारे पास आता है 0.12 into 10 to the power minus 4 into 100। तो सॉल्व करके क्या आंसर आता है, मैं आपको आंसर बता देता हूं सो दैट यू कैन क्रॉस चेक। 0.38 सीधा दिख रहा है, 0.38 10 की पावर -4 10 की पावर 2, 10 की पावर -2 बचा, इतना क्या कूलम। और Q2 इन दोनों के अगर सॉल्व करते हैं 0.12 into 10 to the power -4 and +2 is equal to -2 कूलम। दिस इज Q2, दिस इज Q1। ये C2 था और ये C1 था, ये आपसे पूछे। तो ये क्वेश्चन मैथमेटिकली स्ट्रांग था। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो आप इतना कैलकुलेशन में फंस जाते हैं कि आप बीच में सॉल्यूशन छोड़ देते हैं। ये मैं जानता हूं, ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि यार पता नहीं होता हो किसी के साथ, हमारे साथ तो नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं 99% केस में ऐसा ही होता है। 1% सिर्फ वही बच्चा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है जो दिमाग बहुत पेशेंस के साथ बहुत स्थिर रख के करता है क्वेश्चन को, वरना बीच में फंस जाता है। उसे लगता है कैलकुलेशन अजीब सी आ रही है, अब नहीं होएगा, अब तो पक्का गलत हो गया, दूसरा करते हैं। आधा दिमाग दूसरे क्वेश्चन पे होता है, आधा इस पे होता है, तो सॉल्व नहीं होता। ठीक है बेटा, राइट। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। अब सुनिए कि मैं नेक्स्ट क्लास के लिए आपको क्या बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मुझे सब लोग चाहिए बहुत ढंग से।
नेक्स्ट क्लास में बेटा हम हायर ऑर्डर क्वेश्चन करने वाले हैं, हायर ऑर्डर क्वेश्चन, और वो लिटरली ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें मैक्सिमम आप जितने बैठे हैं मुझे देख रहे हैं, मैक्सिमम सब लोगों की प्रॉब्लम होगी। वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर देखो इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और जब से मैं देख रहा हूं कि अक्सर बच्चे मुझसे वही क्वेश्चन पूछते हैं। बढ़िया बच्चा भी जो बहुत अच्छा पढ़ रहा होता है वही मुझसे वो क्वेश्चन पूछता है कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बहुत पेशेंस से और बहुत फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास के बीच में जो भी आपको टाइम मिलेगा उसके बीच में चाय पी लीजिएगा, ठीक है, और फ्रेश महसूस करिएगा, तब हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है बेटा। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।